जिस सब्जेक्ट पे आप बातचीत करना चाहता हूं वो सब्जेक्ट विजन से रिलेटेड है। विजन को हम हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि। और विजन दो प्रकार से हम लोग विजन को देख सकते हैं। तो अपनी फिजिकल आंखों से जो हमें दूर का दिखाई देता है उसको भी हम दूरदृष्टि कहते हैं। और एक विजन होता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं अपितु अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से देखते हैं, या कोई व्यक्ति जब हमें दिखाता है तो उसके साथ चल के हम लोग देखते हैं, वो विजन होता है। और प्रमोद गुलाटी जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर आपका विजन क्लियर है तो ही आप जिंदगी में, छोटा काम हो या बड़ा काम, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं ताकि लिमिटेड टाइम में मैं अपनी बातचीत आपके सामने रख सकूं। तो आरसीएम बिजनेस में देखिए, आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं बना है जो ज्वाइन करते ही अगले महीने अपलाइन से पूछने लग जाते हैं कि सर मेरा चेक नहीं आया, और अपलाइन कहता है यार 200 रुपए स्टेटमेंट में आया है, तो वो कहते हैं कि फिर आएगा कब ये। तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए बना है जो काम तो मौजूदा समय में कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फोकस है वो 5 7 10 साल के बाद में कितना चेक आ सकता है, कितनी इनकम आ सकती है, कौन सी गाड़ी आ सकती है। अभी गुलाटी जी प्रॉपर्टियों की बातचीत कर रहे थे, कितनी प्रॉपर्टियां बन सकती है, क्या लाइफ स्टाइल, क्या लग्जरी बन सकती है, उसको जो लेके फोकस करेगा उन लोगों के लिए ये बिजनेस डिजाइन किया गया। पिछले 20 सालों में मेरा अनुभव है, लोग यहाँ पे आते हैं ना, बहुत फूफा करते हुए आते हैं कि सर मैं ये कर दूंगा, तूफान मचा दूंगा, आप देख लेना जितने रिकॉर्ड है सारे के सारे तोड़ के मैं रख दूंगा। लेकिन 3 महीने में उनको बैटरी से अगर ढूंढा जाए तो मिलते नहीं है कहीं। लेकिन जिनके पास में विजन है, जिनके पास में दूरदृष्टि है, वो लोग यहाँ पे टिकते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। और विजनरी लोग इस प्रकार के प्रोग्राम में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग आज हमारे बीच में हैं उनके अंदर विजन का एक छोटा सा बीज है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके उस बीज को थोड़ा सा मैं हवा दूं, थोड़ी सी पानी दूं, और उसको थोड़ा और बड़ा मैं कर पाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। आरसीएम बिजनेस जिस टेक्निक पे काम करता है वो टेक्निक है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग का देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग कहां पे जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं। डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये कहना है रॉबर्ट टी कियोसाकी का, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि भविष्य में किस प्रकार के बिजनेस आएंगे, क्या क्या बदलाव होंगे दुनिया में बिजनेसेस में, वो उसके ऊपर हमेशा लिखते आए हैं, उसी रूप में उनको जाना जाता है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, और इस किताब में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी का बहुत बड़ा व्यवसाय बताया है। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी एक बार बात करते हैं। विजन, विजन को अगर हम लोग अंग्रेजी में इसका मतलब समझे तो विजन की एक डेफिनेशन ये होगी, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। ए विजन इज द मेंटल पिक्चर, आपकी मानसिक जो तस्वीर है, भविष्य की जो तस्वीर है, उसको विजन कहते हैं। यानी भविष्य में आपको क्या क्या मिल सकता है उसको देखना विजन कहलाता है। और इस दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, स्पेशली चूंकि हम लोग बिजनेस की बातचीत करते हैं, अगर हम लोग पैसे की बातचीत करें तो पैसे वाले लोग वही हैं जो एक बड़ी सोच के साथ 5 7 10 साल में क्या होगा उस सोच के साथ में धंधा करते हैं। अगर हम लोग हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस। रिलायंस ने पिछले दिनों जियो स्टार्ट किया, और जियो का अगर आप उनका मार्केटिंग और उनकी आप स्ट्रेटेजी आप देखेंगे ना, तो आम आदमी की समझ में नहीं आएगी कि यार ये तो पैसे पे पैसा लुटाए जा रहे हैं। पहले 2 3 साल उन्होंने भयंकर घाटे में काम किया। तो उनका विजन ये नहीं था कि पहले 2 3 साल में हम क्या कमाएंगे, उनका विजन ये था कि 5 7 10 साल के बाद में जब हम लोग फ्री में चीजें दे दे के अपने कंपटीटर की नाकों में दम कर देंगे, उनका धंधा चौपट कर देंगे, उनको भगा देंगे, और जब हम ही राज करेंगे तो हम अपने मनमाजिक तरीके से रेट लेने वाले हैं। तो ये एक विजन था, ये उनकी एक सोच थी कि भाई हम लोग इस स्ट्रेटेजी के साथ में काम करेंगे। तो आप भी अगर भविष्य में क्या होगा वो
आपके पास में हमेशा रहता है, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बातचीत करें, डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन की डेफिनेशन है, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जारी की, उसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना, या तो उनके घर पे जाके प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, या अपने घर पे उनको बुला के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी देना। इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग के दो मॉड्यूल हैं। एक सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें एक सेल्समैन लोगों के घरों पे जाता है, घंटी बजाता है, अपना सामान बेचता है। तो वो एक बहुत पुराना प्राचीन मार्केटिंग का तरीका था डायरेक्ट सेलिंग का। और आधुनिक जो तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सो मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग की हम आज बातचीत करने वाले हैं। तीसरा जो शब्द है, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में, इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में क्या संभावनाएं हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमोशन की बात नहीं करूंगा मैं आपके साथ में फैक्ट्स रखूंगा, तथ्य आपके साथ में रखूंगा, जिससे आपको लगे कि यस, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होगा। पहला लॉजिक है 138 करोड़ पॉपुलेशन, जो इंडिया को आइडियल कंट्री बनाती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। ज्यादा लोग होंगे तो प्रोडक्ट कौन सा होता है जनरली हमारे पास में, वो प्रोडक्ट होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, ज्यादा लोग होंगे, तो ज्यादा प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा, काम करने वाले लोग, डायरेक्ट सेलर लोग ज्यादा आएंगे। तो जनसंख्या ज्यादा होना डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, वैसे तो हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं, आंकड़ों के अनुसार हम 138 करोड़ हैं, नहीं तो चाइना को हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है। दूसरी चीज, यंगेस्ट नेशन। अगर हम चाइना को नंबर 1 मान भी लें, जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, लेकिन युवा आबादी 20 साल से 35 साल की उम्र के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्टली रिलेटेड इसलिए है क्योंकि युवा में जोश है, उसके बड़े सपने हैं। वो महंगा मोबाइल लेना चाहता है, वो बढ़िया लैपटॉप लेना चाहता है, लग्जरी गाड़ी में वो सफर करना चाहता है, महंगे वाली बाइक खरीदना चाहता है 8-10 लाख रुपए की। तो यंग लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत उपयुक्त है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो यंगेस्ट नेशन होने की वजह से इंडिया आइडियल कंट्री की कैटेगरी में आ जाता है। 50% अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। अगर दुनिया में हम लोग देखें, जनसंख्या और रोजगार देखें, तो अमेरिका को आप देखिए, 33 करोड़ जनसंख्या है और 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया, ब्राजील, चाइना के आंकड़े आप देख लीजिए और फिर हिंदुस्तान पे आइए। 138 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 46.3% लोगों के पास में रोजगार है, यानी वही 54% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। और ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये निकम्मे, नालायक, कामचोर लोग नहीं हैं कि काम नहीं करना चाहते। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, इनके पास में डिग्रियां हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें डिप्लोमाधारी लोग हैं, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना हमारे देश में, शिक्षा पद्धति कुछ इस प्रकार की है जिसको लेने के बाद में एक व्यक्ति नौकरी तलाश करता है। तो ये सब लोग नौकरी की तलाश करने की वजह से कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाए। अपना खुद का धंधा करने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी से ज्यादा एक माहौल चाहिए, जो शायद हमारे देश में अब तक नहीं था। तो इसलिए ये जो 54% लोग हैं, इन लोगों को अगर हम जाके ये कन्विंस कर दें कि नौकरी से अच्छा विकल्प आरसीएम बिजनेस है, नौकरी में आप 55-58 साल तक में रिटायर हो जाएंगे, और कब कौन सी नौकरी में और कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी पहले रिटायरमेंट देने लग गए हैं। प्राइवेट कंपनियों का तो हाल ही बुरा है। तो कोई जहां पे सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, जो जॉब सिक्योरिटी होती थी, लेकिन आरसीएम में अगर काम कर लिया तो आपकी सिक्योरिटी नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन के नाम ये बिजनेस चला जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम इन 54% लोगों को कन्विंस कर पाए, ये हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और हमें
बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, इन 54% लोगों को अगर हमने लेके आना है ना सर, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमें दूर का दिखना चाहिए, हम उनको विश्वास दिला सकें कि दुनिया की बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो आरसीएम बिजनेस है। ये 54% लोग भी आ जाएंगे, और जो 40% लोग रोजगार करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो उनके भी सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके भी खर्चे नहीं चल रहे हैं, वो भी आपके साथ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट सोशली बाउंड। दुनिया में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां रिश्ते नाते सबसे ज्यादा निभाए जाते हैं। अमेरिका से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, और अमेरिका में तो आंकड़े ये बताते हैं कि शादियां मुश्किल से 5 7 10 साल चलती हैं, शादियों के तलाक हो जाते हैं, दूर के रिश्तों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और हमारे यहाँ पे 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारियां तो हम लोग निभाते हैं। शादी में दादाजी के दादाजी की ससुराल के लोग भी आते हैं, और नहीं बुलाएं तो नाराज हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो हमारे पास में ऑलरेडी इतनी बड़ी लिस्ट बन जाती है जिनको हम लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको बिजनेस में ला सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो इंडिया को दूसरे देशों से अलग खड़ा कर देता है, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत आइडियल कंट्री बना देता है। लास्ट पॉइंट मेरा जो है वो है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसमें मैथमेटिक्स है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं भी आए आपको बहुत ज्यादा, तो आप इसको महसूस कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ओनली $2,477 million आउट ऑफ $1,80,479 million। इसका मतलब यह है कि दुनिया का जो टोटल कारोबार था 2019 में, वो $1,80,479 million था, और उसमें से हिंदुस्तान का कारोबार मात्र $2,477 million था। यानी बहुत कम, बहुत कम, मतलब हम पहले 15-20 में नहीं आते हैं, इतना कम। अब ये इतना कम है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये बहुत ज्यादा होता तो हमारे लिए फायदे वाला बात नहीं था। हमारे लिए फायदा इसी चीज में है कि अभी बहुत कम, आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने की संभावना है। अगर हमने विजन को देखना है, फ्यूचर को देखना है, तो हमें पहले पास्ट को देखना चाहिए। तो इंडिया में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का पहले हम पास्ट देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई अमेरिका से 1959 में। फेडरल ट्रेड कमीशन अमेरिका का एक बहुत बड़ा कमीशन है, उसने 1979 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को लेके वहां पे भी उस प्रकार की एक्टिविटीज थी, इलीगल एक्टिविटीज थी जिस प्रकार हमारे देश में है। और उस समय उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए और डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल को एक लीगल बिजनेस करार दे दिया 1979 में। और 1979 के बाद में ये बिजनेस पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ा, अमेरिका में बढ़ा, यूरोप में गया, और 1990 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के मॉड्यूल को हमारे देश में लेके आई। और जो विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के मॉड्यूल को हमारे देश में लेके आई थी, उनके प्रोडक्ट इतने महंगे थे, उनका कल्चर इंडिया को सूट नहीं किया, और इंडिया में एक ऐसी भ्रांति पैदा हो गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब बहुत महंगे प्रोडक्ट, इतने महंगे प्रोडक्ट कि आम आदमी इस डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उस धारणा को हम सबके गार्जियन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीजेंडरी पर्सन आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी ने 2000 में कपड़े जैसा प्रोडक्ट लॉन्च करके, और फिर एफएमसीजी को मार्केट के कंपैरेटिव प्रोडक्ट में देके हमें बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब मार्केट से कम रेट के और अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट। कुछ अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। 2011-12 का जब टफ टाइम आया डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और हम सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने उसमें, हम सब लोगों ने सहयोग किया। और उस समय एक चीज समझ में आ गई कि अगर आरसीएम बिजनेस को चलाना है तो पहले डायरेक्ट सेलिंग को हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग अगर सुरक्षित है तो फिर आरसीएम अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। 2012 में मुझे सौभाग्य मिला इस एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का, और उसके बाद में बहुत क्लोजली मैं डायरेक्ट सेलिंग से टच में आ गया। हमने शुरुआत की 2012 में गवर्नमेंट में
आरटीआई लगा के कि डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल जो है लीगल है या अनलीगल है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है। वहां से हम लोगों ने शुरुआत की और फाइनली हमारी एक ही डिमांड रहती थी, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन बननी चाहिए। और 24 अगस्त 2016 को ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है थी, जिसका फोटोग्राफ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जिसमें उस समय कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री थे माननीय रामविलास पासवान जी आपको दिखाई दे रहे हैं, हेम पांडे साहब दिखाई दे रहे हैं जो सेक्रेटरी थे, जाकिर हुसैन साहब आपको दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टर थे। और इस मीटिंग में सामने वाली लाइन में टीसी छावड़ा जी उपस्थित थे। हिंदुस्तान के गिने चुने डायरेक्टर्स को बुलाया गया था, एमडीज को बुलाया गया था। टीसी छावड़ा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर उपस्थित थे और मैं एज ए प्रेसिडेंट डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन इस बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग का हिस्सा मैं भी रहा। और इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लगभग 15 दिन के बाद में 24 अगस्त को ये मीटिंग थी और 9 सितंबर 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने हमारी एक जो बहुत पुरानी डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन आनी चाहिए, ये गाइडलाइन आ गई और एक आशा की नई किरण लेके आई गाइडलाइन। आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि 2016 में गाइडलाइन का जो इफेक्ट आया वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और मैं बहुत विस्तार से नहीं आपसे बातचीत करना चाहता, समय की लिमिटेशन है, बहुत सारे लीडर्स हैं। पार्लियामेंट में दोनों सदनों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 पारित हो गया है। जो पहले हमारा कंज्यूमर का एक कानून था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसको बोलते थे, उसकी जगह ये नया कानून बन रहा है और इस कानून में डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, बहुत सारी मीटिंगें हो गई हैं और जिस दिन रूलिंग आ जाएगी उस दिन हम लोग और स्पीड के साथ में काम करेंगे। आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के लिए और बड़ा स्कोप बनने वाला है। केपीएमजी और फिक्की की अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो वो रिपोर्ट भी ये कहती है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत बढ़िया है, तेजी के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आप हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का वीडियो आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। वो कहते हैं, वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग देश की विकास के लिए, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एक पर्सनल लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि भैया अच्छे दिन की अगर तमन्ना रखते हो तो आरसीएम बिजनेस में जुड़ जाओ। या वो ये सोचते हैं किसी दिन सपने में भगवान आएंगे और पकड़ के खिलाएंगे और कहेंगे भैया जग जा, आरसीएम में जुड़ जा, कब तक सोता रहेगा। अफसोस ये है कि दोनों में से कोई काम होने वाला नहीं है सर। वो विजन आपको खुद लेना पड़ेगा, वो खुद आपको देखना पड़ेगा कि क्यों आरसीएम में जुड़ने से अच्छे दिन आ सकते हैं और क्यों आप देश के विकास के साथ में अपना खुद का विकास भी कर सकते हैं। कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और ये आंकड़े हैं वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDS से, जो दुनिया की सबसे ऑथेंटिक और एसोसिएशन मानी जाती है। 2019 के आंकड़ों में जैसे मैंने बताया $1,80,000 का जो टर्नओवर था, उसमें सबसे ज्यादा जो टर्नओवर रहा वो रहा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का $35,210 का। और इंडिया का जो टर्नओवर रहा जैसे मैंने बताया $2,477 यानी अमेरिका के मुकाबले हम बहुत कम हैं। जनसंख्या हमारी अमेरिका से लगभग 4-5 गुना ज्यादा है और टर्नओवर की बात हम देखेंगे तो हम लोग उनसे बहुत ज्यादा कम हैं। इस आंकड़ों में एक बहुत बारीक चीज है, वो बारीक चीज अगर आपने पकड़ ली तो मैं गारंटी करता हूं कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। यहां पे दिखाया गया है 3 ईयर CAGR। CAGR को बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हर देश का इसमें दिखाया गया है डाटा में। मैं दो देशों का आपको दिखाना चाहता हूं, अमेरिका का और इंडिया का, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा है तो हमारा कंपटीशन नंबर 1 के साथ में ही है। तो अमेरिका का जो CAGR था पिछले 3 साल का वो -0.3% रहा, क्योंकि वहां एक बहुत मैच्योर मार्केट है और कई सारे उसके रीजन थे। आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाल निशान नीचे की तरफ जा रहा है, यानी माइनस था 0.3%, 3 साल का। और
इंडिया का अगर हम लोग 3 साल का देखते हैं तो हरा निशान ऊपर की तरफ जा रहा है और 3 साल का CAGR है 16.3%। और ये दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट। मैंने इसमें थोड़ा सा ये काम किया और ये वजह उसकी वही है, 2016 में गाइडलाइन आने के बाद में जिस प्रकार का माहौल बना, कंपनीज ने, लीडर्स ने खुल के काम करना स्टार्ट किया। अब इसमें थोड़ा सा हमने ज्यादा काम क्या किया, हमने इसको एक्सेल पे डाला फार्मूले में, और हमने ये माना कि भाई अमेरिका भी इसी स्पीड के साथ में आगे बढ़ेगा और इंडिया भी बढ़े, अमेरिका, इंग्लैंड भी बढ़े, चाइना भी बढ़े, सब बढ़े। तो कौन कहां पे पहुंचेगा? 2019 में आंकड़े थे, 2020 में कहां पहुंच सकते हैं, 2021-22 में कहां पहुंच सकते हैं। अगर हम इसको सही मान लें कि इसी स्पीड से सब लोग बढ़ने वाले हैं, तो 2037 आते आते हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर $37,528 मिलियन हो जाएगा और अमेरिका का $33,356 रहेगा। यानी 2037 में इन आंकड़ों को सही मान लें अगर हम, तो हिंदुस्तान दुनिया में राज करेगा। वी विल बी नंबर 1 इन डायरेक्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड। और जब हिंदुस्तान राज करेगा तो हिंदुस्तान में इंडिया का जो CAGR 16.3% है, तो आरसीएम का CAGR उससे कहीं ज्यादा है। तो उसको आरसीएम बिजनेस लीड करेगा। आरसीएम बिजनेस में ये क्षमता है, आरसीएम के पास में वो लीडरशिप है। तो यहां मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपने आरसीएम के साथ में आप लटके रहे, स्पीड के साथ में नहीं चल पाए, सीट नहीं मिली, लटके भी रहे ना, तो भी आप स्टार रूबी तो पहुंच ही जाओगे 2037 तक। मैं डायमंड की बात नहीं भी करूं तो। लटके रहने से मेरी मुराद ये है कि आप हर महीने $2,500 का सामान खरीदते रहो, ताकि 7वें महीने आपको फ्री मिल जाए। और उस सामान में गामा और इजनोल तो रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास में है। हेल्थ गार्ड ऑयल बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको आप बहुत अच्छे से रिटेल कर सकते हैं। और लटके रहने का मतलब ये भी है कि आपके घर में एक डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए, ताकि आप किसी से बात नहीं करना चाहें तो लोग पूछें कि ये प्रोडक्ट क्या है, तो आप बता दें उनको कि भैया ये प्रोडक्ट ये है। और लटके रहने से मेरी मुराद ये भी है, जब भी आप लोगों के बीच में जाएं, शादी में जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं, और लोग आपसे पूछें कि भैया क्या करते हो, तो आप ये कहें कि मैं दुनिया का सबसे शानदार काम करता हूं, लेकिन अभी नहीं बता सकता, अभी तो नंबर ले लो, बाद में बात करूंगा। ऐसा काम है दुनिया में, मतलब उससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। वो एक्साइटमेंट आपके पास, वो इतना अच्छा काम करना है। अगर इतना काम आप करते रहे, चलते रहे कंसिस्टेंसी के साथ में, 2037 में जब $37,528 मिलियन का कारोबार होगा, उसमें आपकी जो हिस्सेदारी होगी वो आपको एक लग्जरी लाइफ दे देगी। चैट विद सुरेंद्र वत्स में हम दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, और पिछले दिनों हमने एक मेहमान को बुलाया। उन मेहमान का नाम था रीमा वृद्धि, और वो जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 91, उसका टाइटल है लंदन से डायरेक्ट सेलिंग का सफर। रीमा वृद्धि जी लंदन में बैंक में जॉब करती थी, और वहां पे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का विजन देखा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब जाना, तो लंदन से वो इंडिया शिफ्ट हो गई, और आज वो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग में। तो रीमा वृद्धि जी से मैंने पूछा कि इंग्लैंड में डायरेक्ट सेलिंग में जो लीडर हैं क्या बहुत पैसा कमाते हैं, हमने सुना है। तो रीमा वृद्धि जी ने कहा कि लंदन में जो बड़े लीडर हैं वो अपनी टीम की मीटिंग होटल में नहीं करते, वो अपने प्राइवेट जेट में उनको लेके जाते हैं और 35,000 की ऊंचाई पे बताते हैं कि अगले महीने किस प्रकार काम करना है। तो इतना बड़ा विजन के साथ अगर आप काम करेंगे 2037 में, जो ये चीजें हकीकत होने वाली हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा बात आपसे नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि समय की लिमिटेशन है, बहुत सारे लीडर्स आपके सामने हैं। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत बढ़िया है, और उसमें बहुत सारी कंपनियों में अगर आप बेस्ट कंपनी की बातचीत करेंगे, लॉजिक्स के साथ में, इमोशन के साथ नहीं, आरसीएम के पास में जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, रीजनेबल रेट्स और हाई क्वालिटी, वो दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरसीएम में जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी फैक्ट्रियां हैं,
अपने गोडाउन्स हैं, इतने सारे पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल्स हैं, दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं मिलेगा, इंडिया छोड़ दीजिए आप। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जितना आसान है और गाइडलाइन को फॉलो करने वाला ऐसा प्लान आपको दिखने को नहीं मिलेगा। आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट का अनुभव, दोनों अनुभव कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आरसीएम बिजनेस में जो एजुकेशन सिस्टम है, कोर टीम के द्वारा चलाया जाने वाला यूनिक एजुकेशन सिस्टम, दुनिया की गिनी चुनी कंपनियों के पास में इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम और इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। तो ये सारी की सारी चीजें ये कहती हैं कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट, वी आर इन द बेस्ट। और लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप आरसीएम में हैं तो ये मत सोचिए कि आप अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से आरसीएम में आ गए, आप में दिमाग बहुत था इसलिए आपको आरसीएम का प्लान समझ में आ गया। मेरा ये मानना है कि हम अगर आरसीएम में हैं तो ऊपर वाले की कृपा की वजह से हैं, अपने शायद पुराने अच्छे कर्मों की वजह से हमें आरसीएम मिला है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में 95% कंपनियां सही तरीके से काम नहीं करती। या तो वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही हैं, प्रोडक्ट उनका इतना महंगा है जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, गाइडलाइन की अवहेलना करता है। तो हमें भी तो कोई गलत कंपनी मिल सकती थी, हमें भी तो WCM मिल सकती थी कोई कंपनी, लेकिन हमें अच्छा जो भी हमें मिलती हम उसी के गुण गाने लग जाते, उसी की जय बोलने लग जाते, और फिर मालूम चला या तो कंपनी नहीं रही या उसमें कुछ दूसरे इश्यूज आ गए और फिर हमारी रेपुटेशन और सब कुबाड़ा हो जाता। तो हमें आरसीएम मिला, ये ऊपर वाले की रहम हमारे ऊपर में बरसी है, हमें ये बिजनेस मिला, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस मिला। ये मैं दिल से कह रहा हूं, मैं एक अपलाइन के नाते नहीं कह रहा, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग का जानकार होने के नाते कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एसोसिएशन में रहते हुए मैंने कंपनियों के मार्केटिंग प्लान को इसलिए देखा है क्योंकि वहां पे स्क्रूटनी कमेटी रहती है। जब कोई कंपनी एसोसिएशन में आती है तो उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसका प्लान देखा जाता है, वो प्रोडक्ट कहां से खरीदती है, किस रेट में खरीदती है, किस रेट में बेचती है, कितना मार्जिन लेती है, वो सारी चीजें स्क्रूटनी का एक हिस्सा रहती हैं। कहीं ना कहीं स्क्रूटनी में कुछ भी चीजें छुपी नहीं रहती। तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं, हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं। और कई बार हम आकर्षण में जो है ना चले जाते हैं। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, बराबर का घी डाला ना माँ ने, भाई की थाली में ज्यादा लगता है कि यार उसके ज्यादा डाला, मेरे को कम डाला। तो बहुत बार हमें ये लगता है कि बाहर की कंपनियों में बड़ा आकर्षण है, ज्यादा पैसा है, ये है वो है। उस आकर्षण में मत जाइए। परमात्मा की आपके ऊपर में कृपा हुई है कि आपके पास में बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, और